स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 14। 7 अगस्त की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, सेम जैसे कि हम लास्ट 2 वीडियोज़ से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आज की वर्कशीट में भी हम भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ने वाले हैं। पर आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो प्रायद्वीपीय पठार है। इससे पहले हम हिमालय को काफ़ी डिटेल में जान चुके हैं और क्या कहते हैं उत्तरी मैदान को जान चुके हैं। तो आज हम प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे, जो कि हमारी तीसरी भौतिक स्वरूप के रूप में मैं आपको समझाने वाली हूँ। सबसे पहले अगर प्रायद्वीपीय पठार की बात की जाए तो इसकी जो आकृति होती है, अर्थात जैसे ये दिखता है, वो टेबल नुमा होता है। टेबल आकृति में होता है। पहाड़ कैसे होते हैं? इस प्रकार के, लेकिन ये टेबल नुमा होता है। जो पुराने रवादार यानी कि दानेदार जो आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बनता है। ये प्रकार की जो शैलें होती हैं ये हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ये धरती के प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। यहाँ चौड़ी और छिछली घाटियाँ तथा गोलाकार पहाड़ियाँ मिलती हैं। पुरानी है काफ़ी ये छिछली घाटियाँ, मतलब ज़्यादा ऊंची नहीं कह सकते आप, ऊबड़ खाबड़ कह सकते हो। चौड़ी हैं और गोलाकार यहाँ पे पहाड़ियाँ पाई जाती है। पहाड़ियों की आकृति कैसी है? तिकोनी नहीं है, गोलाकार है। अगर बात की जाए, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सबसे पहले बताया था कि ये फेमस होता है अपने खनिज पदार्थों के लिए, जैसे कि कोयला, बॉक्साइट यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो कि औद्योगिक तरीके से देखा जाए, इंडस्ट्रियल एरिया में देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा और इसको हम डिटेल में बता दें तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये इस क्वेश्चन का यानी कि इस टॉपिक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। मध्य उच्च भूमि और दक्कन के पठार में अंतर, ये सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है इसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक है मध्य उच्च भूमि और एक है दक्कन का पठार। सबसे पहले तो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है हमारी मध्य उच्च भूमि। थोड़ा सा हम पहले मध्य उच्च भूमि को लेके चलते हैं। तो नर्मदा नदी के उत्तर में ये पाया जाता है, नॉर्थ साइड पाया जाता है ये क्षेत्र। अधिकांश भाग मालवा के पठार में फैला हुआ है। तो उसका मध्य उच्च भूमि कौन से क्षेत्र में आता है? मालवा का जितना भी पठार है वो मध्य उच्च भूमि कैटेगरी में जाता है। और ये पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। पश्चिम में चौड़ी है और जैसे जैसे ये आपका क्या कहते हैं पूर्व की तरफ जाता है तो ये क्या होता जाता है, थोड़ा सा कम इसकी जो चौड़ाई है वो होती जाती है। पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से भी जाना जाता है, जो आगे बढ़कर छोटा नागपुर का पठार दर्शाता है। तो अगर आपसे पूछ लेते हैं कि पूर्वी विस्तार जो है इसका, जब पूर्वी की तरफ जब ये बढ़ता है तो वो क्या कहलाता है, तो बुंदेलखंड या फिर बघेलखंड। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां, हाँ एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं, कौन सी नदियां हैं? चंबल, बेतवा, केन, दामोदर, ये 4 और भी बहुत सारी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं। अब आ जाइए दूसरी तरफ, जो प्रायद्वीपीय पठार का है वो दक्कन का पठार है। पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व की ओर कम ढलान है। तो ऊंचा है पश्चिम में और जैसे जैसे ये आता है अपने क्या कहते हैं पूर्व की तरफ, तो इसकी जो नीचे की तरफ ढलान आती जाती है। यहाँ पे जो काली मिट्टी पाई जाती है उसको दक्कन ट्रैप कहते हैं, इंग्लिश में डेक्कन ट्रैप कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क के हिसाब से है कि दक्कन के पठार में जो काली मिट्टी पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? दक्कन ट्रैप। ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे जो मिट्टी है वो काली हो जाती है। और हम सबको पता है कि काली मिट्टी किस लिए फेमस होती है? कपास की खेती के लिए। नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित त्रिभुजाकार आकृति, जिसका आधार उत्तर की ओर सतपुड़ा की ओर श्रेणी और पश्चिम सिरे पर पूर्वी घाट तथा पूर्वी सिरे पर पश्चिमी घाट स्थित है। तो अब थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लीजिए। नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित एक त्रिभुजाकार आकृति है जिसका आधार उत्तर है, यानी कि जो बेस है वो उत्तर है सतपुड़ा की श्रेणी में, और पश्चिम सिरा जो है इसका और पूर्वी घाट कहलाता है और पूर्वी सिरा पश्चिमी घाट पे है। तो पूर्वी सिरा कहाँ है? पश्चिम में, और पश्चिमी पूर्व में है। अगर देखो, अब हम क्या कर रहे थे, हम अभी प्रायद्वीपीय पठार के 2 भाग पढ़ रहे थे। अब जो हमारा दक्कन का पठार है, जो कि उसका दूसरा प्रकार है, वो भी 2 भागों में बढ़ता है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। इसका भी डिफरेंस पूछ लेते हैं। दक्कन का पठार आगे जाके 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। औसत ऊंचाई कितनी होती है पूर्वी घाट की? 600 मीटर, महानदी घाटी से दक्षिण के नीलगिरी तक। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के कटाव के कारण यह जो विस्तार है वो अनियमित है। देखो, मिट्टी जब किसी समुद्र में गिरती है तो अपने साथ कटाव कर देती है, मिट्टी काट देती है, इसलिए जो पूर्वी घाट है उसका ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाया है। ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं जहाँ पे वो उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं, अपने साथ मिट्टी लाके छोड़ देती हैं एंड में, और ये उपजाऊ है एग्रीकल्चरली देखा जाए तो कृषि के आधार पर। इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो महेंद्रगिरी 1501 मीटर की ऊंचाई के साथ है। और उदगमंडलम महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है जहाँ पे लोग घूमने
जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए पश्चिमी घाट की, तो पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे और सतत है ये। पूर्वी घाट में तो कम ऊंचे है ना, ये ज़्यादा ऊंचे हैं और सतत यानी कि लगातार है, जो 900 से 1600 मीटर की ऊंचाई के साथ है। पश्चिमी घाट की नदियां नर्मदा, तापी, शरावती अरब सागर में गिरने वाली एस्च्यूरी बनाती हैं और शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप जोग जल प्रताप स्थित है। 1 मार्क में पूछा जा सकता है। जहाँ पे वर्षा होती है पश्चिमी घाट में, पर्वतीय सर्वोच्च शिखर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर है अनाईमुड़ी। यहाँ पे क्या था, महेंद्रगिरी, यहाँ पे अनाईमुड़ी 2695 मीटर के साथ। भी बहुत छोटी छोटी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। मुझे लग रहा है MCQ बनाऊँ तो मैं बड़े प्रश्न बना सकती हूँ इस वर्कशीट पे। तो आइए जानते हैं इसके 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहला, कौन सा भारतीय भूभाग ज्वालामुखी निक्षेप से बना है? देखो एक बार मैं फिर आप लोगों को बता दूँ, जितने भी हमारे आंसर्स मैं आपको बताती हूँ ये सारे के सारे हमारे अवेलेबल हैं वर्कशीट के अंदर। ज़रूरी नहीं कि मैं बार बार वर्कशीट जब ऊपर नीचे करूँगी तब होगा बेटा, ये सारे के सारे आंसर आपके वर्कशीट में अवेलेबल हैं। तो ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं है कि कहाँ से आंसर आया। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन वापस बता देती हूँ, कौन सा भारतीय भूभाग ज्वालामुखी निक्षेप से बना है? तो प्रायद्वीपीय पठार जो है वो ज्वालामुखी निक्षेप से बना है। दूसरा, मध्य उच्च भूमि में बहने वाली किन्हीं 2 नदियों के नाम बताने। अभी हमने पढ़ा चंबल और बेतवा। देखिए मध्य उच्च भूमि में बहने वाली 2 कौन सी हैं? चंबल और बेतवा। आप केन और दामोदर भी लिख सकते हो, वही मैं आपको बता रही हूँ। सारे आंसर वर्कशीट के अंदर है। तीसरा, पूर्वी घाट का विस्तार पश्चिमी घाट की तरह सतत क्यों नहीं है? अभी हमने पढ़ा क्योंकि वहाँ की जो नदियाँ हैं गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, वो कटाव कर देती हैं, इसलिए इसका जो विस्तार है वो सतत नहीं है। और चौथा, प्रायद्वीपीय पठार हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? देखो एक तो खनिज मिलते हैं सबसे पहली बात, दूसरी बात यहाँ पे घने वन पाए जाते हैं, तो वन जाति के हिसाब से या इंपॉर्टेंट जो पेड़ पौधे हैं वो मिल जाते हैं। और प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाने वाली जो काली मिट्टी है वो कृषि के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए प्रायद्वीपीय पठार हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो वैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, सिर्फ ये 4 प्रश्न ही नहीं, बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं इस वर्कशीट पे। तो ये वर्कशीट बहुत ध्यान से पढ़ना, MCQ पर्पज से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्कशीट है ये। तो इसी के साथ आज की वीडियो हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।